प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत गयासुद्दीन बलबन के विषय में चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन बलबन का जन्म भी इल्तुतमिश की भांति तुर्कों के इलबरी कबीले में हुआ था। बलबन का पिता 10,000 कुटुंबों का खान था। बाल्यावस्था में बलबन को मंगोलों ने पकड़ लिया और उसे ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। ख्वाजा बलबन की प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने उसे शिक्षा दिलवाकर सुयोग्य तथा सभ्य व्यक्ति बना दिया। ख्वाजा उसे दिल्ली ले आया। 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। इल्तुतमिश ने उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे खास सरदार बना दिया, जिससे वह 40 गुलामों के दल का सदस्य हो गया। रुकनुद्दीन फिरोज के काल में सुल्तान का विरोध करने के कारण बलबन को कारागार में डाल दिया गया, परंतु रजिया के काल में वह फिर से पुराने पद पर बहाल हो गया। थोड़े ही दिन बाद वह अमीर शिकार बना दिया गया। रजिया को पदच्युत करने में बलबन ने विद्रोहियों का साथ दिया। बहराम शाह के काल में बलबन को अमीर अखूर के पद पर नियुक्त कर दिया गया और उसे हाँसी तथा रेवाड़ी की जागीरें भी मिल गईं। 1245 में मंगोलों के सिंध आक्रमण के समय बलबन ने सैनिक अभियान का नेतृत्व करते हुए उन्हें भगा दिया। इसे प्रसन्न होकर सुल्तान मसूद शाह ने उसे अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त कर दिया। 1246 में बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाने के अभियान में प्रमुखता से भाग लिया। नासिरुद्दीन ने बलबन को अपना प्रधान परामर्शदाता तथा नायब ममालिक अर्थात सल्तनत का प्रधानमंत्री बनाया। नासिरुद्दीन ने जब उसे प्रधानमंत्री बनाया तो कहा, मैंने शासन तंत्र तुम्हारे हाथ में सौंप दिया, इसलिए कभी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें मुझे अल्लाह के सामने लज्जित होना पड़े। इसलिए बलबन उसके प्रति सदैव स्वामी भक्त रहा। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। इससे इसका रुतबा और भी बढ़ गया। 1249 में बलबन को उलूग खान की उपाधि दी गई। इस प्रकार वो मलिक से खान बना दिया गया। इसके साथ ही अमीरों का प्रधान भी बना दिया गया। बलबन की बढ़ती हुई शक्ति के कारण बहुत से अमीर उससे ईर्ष्या करने लगे। बलबन भी निरंकुश ढंग से काम करता था, इसलिए सुल्तान भी उसके कई कामों से असंतुष्ट हो जाता था। 1252-53 ईस्वी में जब बलबन दिल्ली से बाहर गया हुआ था, तब अमीरों ने सुल्तान के कान भरे और बलबन को अपदस्थ करवा दिया। सुल्तान ने बलबन को हाँसी की जागीर में चले जाने की आज्ञा दी। सुल्तान आज्ञा मानकर हाँसी चला गया। बलबन को हटाकर सुल्तान ने नए सिरे से अमीरों की नियुक्तियाँ की। काजी मिनहाज सिराज को भी उसके पद से हटा दिया गया। शीघ्र ही व्यवस्था बिगड़ने के कारण जब रायहान, जो बलबन का स्थानापन्न था, व्यवस्था नहीं सुधार सका, तो विवश होकर सुल्तान ने बलबन को फिर से दिल्ली बुला लिया और रायहान को हटाकर बलबन राज्य का सर्वेसर्वा हो गया और सुल्तान की मृत्यु तक राज्य का वास्तविक शासक बना रहा। प्रधानमंत्री के रूप में बलबन ने विद्रोहियों का दमन किया, हिंदुओं का दमन किया, खोखरों का दमन किया, मेवातियों, विद्रोही सूबेदारों और बंगाल के विद्रोहों का दमन करते हुए मुगलों से राज्य की सुरक्षा की। 18 फरवरी 1266 को सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु होने पर उसके पुत्रहीन होने के कारण उसने अपने जीवन काल में अपने ससुर गयासुद्दीन बलबन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। वह निर्विरोध दिल्ली का सुल्तान हो गया। इब्न बतूता इस्लामी आदि ने उसे हड़पने वाला बताया है, लेकिन राज्य हड़पने की इस अवधारणा को आधुनिक इतिहासकारों ने निराधार बताया है। बलबन की प्रमुख समस्याओं के अंतर्गत सल्तनत को सुदृढ़ बनाने की समस्या थी। यद्यपि साम्राज्य स्थापित हुए 60 वर्ष हो चुके थे, परंतु चारों ओर अराजकता थी, आक्रमण बराबर होते रहते थे। केंद्रीय प्रांतीय सरकारों के संगठन में इल्तुतमिशकालीन प्रगति अब अवरुद्ध हो गई थी। विजेता अब भी विदेशी समझे जाते थे। भारतीय जनता उन्हें घृणा की दृष्टि से देखती थी। अमीरों की भक्ति सदैव संदिग्ध रहती थी और 40 अमीर इल्तुतमिश के समय तो राज्य भक्त था, अब वह सुल्तान का प्रतिद्वंदी बन गया था। 40 के गुलाम षड्यंत्रकारी विघटनकारी शक्तियों का नेतृत्व करने लगे। उनका दमन करना आवश्यक था। आर्थिक समस्या के अंतर्गत मंगोलों के आक्रमण और विद्रोह के दमन में काफ़ी धन व्यय करना पड़ता था और समय समय पर करबंद हो जाने से काफ़ी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती थी। हिंदू सरदारों और भूमिपतियों की समस्या भी थी, उन्हें नियंत्रित रखना किसी समस्या से कम नहीं था। उनके दमन के भरपूर प्रयास के बावजूद राजपूताना बुंदेलखंड में स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे। मंगोलों के आक्रमण की समस्या बराबर बनी हुई थी। बलबन अपने प्रधानमंत्री काल में पश्चिमोत्तर सीमा पर एक अलग सेना नियुक्त कर चुका था। सल्तनत को निश्चित स्वरूप प्रदान करने की समस्या भी थी। यद्यपि तुर्कों की सत्ता सही रूप से भारत में स्थापित हो गई थी, लेकिन अब इस राज व्यवस्था को निश्चित रूप देने और स्थायी बनाने की समस्या थी। प्रशासनिक संगठन की समस्या थी। राजत्व के आदर्शों की समस्या। दिल्ली सल्तनत में अब तक राजत्व के आदर्शों तथा उनके क्रियात्मक रूप में विभेद नहीं हो सका था। इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारी
जिनको सदैव अपनी जान के लाले पड़े रहते थे, वे इस कार्य को नहीं कर सके और ताज पद की प्रतिष्ठा लगभग समाप्त हो गई थी। अमीर और उलेमा उस पर हावी हो रहे थे। इन समस्याओं का निवारण करने के अंतर्गत उसने सर्वप्रथम सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। उसने अपना एक सुनिश्चित राजत्व सिद्धांत विकसित किया। उसका कहना था कि रसूल के अतिरिक्त अन्य कोई पद इतना गौरवपूर्ण प्रतिष्ठित नहीं होता इतना सुल्तान का। सुल्तान इस पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि होता है। उसके कार्यों से सर्वशक्तिमान अल्लाह की मर्यादा उसके कार्यों में दिखाई देनी चाहिए। अल्लाह शासन का भार उच्चवंशी लोगों को ही प्रदान करता है। बलबन में उच्चवंशी भावना इतनी प्रबल थी कि वह निम्न वंश के व्यक्तियों को राज्य में कोई उच्च पद प्रदान नहीं करता था, न उनकी भेंट स्वीकार करता था। दिल्ली का जखरू नामक अत्यंत समृद्धशाली व्यापारी लाखों टंक की भेंट के साथ सुल्तान के दर्शन करना चाहता था, परंतु सुल्तान उसे दर्शन देना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझता था। उसने राज दरबार को बहुत सुसज्जित बनाया। सुल्तान उस पर एक आलीशान दरबार में तख्त पर बैठता था। कहते हैं कि उसकी दाढ़ी से उसके मुकुट तक की दूरी उसके चेहरे समेत 1 गज की होती थी। उसके दरबार के अंदर दरबारियों को एक विशेष अनुशासन के अंतर्गत अपने सीने पर हाथ बांधे सिर झुकाए खड़े रहना पड़ता था। उसके दरबार में न तो कोई हंस सकता था, न किसी बात पर बीच में ज़बान दराजी कर सकता था। उसके दरबार में कोई भी आता तो बाहर से मुनादी होती है कि अमुक दरबार में प्रवेश कर रहा है। उसने सजदा और पैबोस नामक प्रथाओं का आरंभ किया, जिससे सुल्तान के सामने अमीर बिल्कुल गुलाम से हो गए। सुल्तान के दरबार को विविध प्रकार से सजाते हुए सुल्तान के सिंहासन के पीछे अंगरक्षक प्रज्वलित अस्त्रों तथा आकर्षक वस्त्रों से अलंकृत होकर पंक्तियां बनाकर सुल्तान के पीछे खड़े रहते थे। सुल्तान के समक्ष मजाक किया जाना भी अपराध था। इस प्रकार सुल्तान ने अपने पद को गौरवान्वित और अधिक प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। वह स्वयं को जिल्ले इलाही अर्थात अल्लाह की छाया कहता था, और जो अमीर अपने अनुशासन का उल्लंघन करता उसे सुल्तान द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। इस प्रकार सुल्तान का आतंक अमीरों में संस्थापित हो गया और दरबार के साथ साथ सुल्तान के पद प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हुई। उसने उलेमाओं को राजनीति से अलग कर दिया। शक्तिशाली होने के कारण उनका चारित्रिक पतन हो गया था। बरनी के अनुसार उलेमा न तो ईमानदार थे, न उनमें धार्मिकता रह गई थी। बलबन ने इन्हें राजनीति में भाग लेने से वंचित कर दिया। वैसे बलबन उलेमाओं का आदर सत्कार करता था, तब तक भोजन नहीं करता था जब तक कम से कम 1 दर्जन उलेमा उसके पास नहीं बैठे हों, लेकिन उन्हें उसने सल्तनत की राजनीति से अलग कर दिया। 40 गुलामों के दल की समाप्ति। बलबन ने अनुभव किया कि सुल्तान के रंगकुश्ता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तुर्की अमीर थे, जिनका नेतृत्व 40 मंडल के हाथों में था। प्रमुख तुर्की अमीरों के इस मंडल ने सुल्तान को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया था। बलबन ने सुल्तान तथा उसके उत्तराधिकारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए 40 सरदारों के मंडल को नष्ट करने का निश्चय किया। उसने अपने व्यक्तिगत सेवकों को नया दल बनाया, उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया। उसने रक्त की शुद्धता और तुर्कों की श्रेष्ठता का आधार बनाकर इन लोगों को दरबार से निकाल बाहर किया, जिन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग करके इस्लाम ग्रहण करके राज्य में ऊंचे पद प्राप्त कर लिए। उसने ऐसे लोगों को भी हटा दिया जिनके विषय में किसी प्रकार का संदेह था। उसने 40 अमीरों से दुर्बल तथा अयोग्य हो गए थे, उन्हें पेंशन देकर घर बैठा दिया, उनके लिए उचित गुजारा कर दिया। उसने केवल युवकों को ही राज्य सेवा में रखा और विभिन्न अमीरों को विभिन्न आरोपों के आधार पर दंडित किया अथवा मरवा दिया, जैसे अमीर खां, हैबत खां, मलिक जानी आदि आदि। प्रांतपतियों पर नियंत्रण करने के लिए उसने विद्रोही प्रांतपतियों को नष्ट कर दिया। शमसी सरदारों में उन दिनों सबसे अधिक प्रबल शेर खां सुनकर था। बलबन की शमसी सरदार राजनीति से अत्यंत सशंकित और आतंकित हो गया था। सुल्तान से मिलने के लिए दिल्ली नहीं आया। अंत में बलबन ने उसे विष दिलवा कर उसकी हत्या करवा दी। शेर खां के स्थान पर उसने हाकिम तातार खां को और तातार खां के स्थान पर तुगरिल बेग को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। सीमांत प्रदेशों के दुर्गों के शासकों पर परस्पर द्वेष था। बलबन ने उन्हें यह आरोप लगाकर बंदी गृह में डाल दिया। अवध के इक़्तादार अमीर खां को बंगाल के आक्रमण में विफल होकर लौटने पर बलबन ने उसे मृत्युदंड देकर अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। सुल्तान ने सूबेदार मलिक बकबक को जनसाधारण के सम्मुख कोड़ों से पीटा, क्योंकि उसने गुलाम को कोड़ों से पीट पीट कर मार डाला था। इस प्रकार उसने अमीरों को पद दलित कर दिया। मेवातियों का दमन करते हुए उसने
अनुभवी मलिकों तथा अपनी सेना की सहायता से मेवात क्षेत्र में नगरों और गांवों को भस्म कर दिया, जंगलों को साफ करवा दिया जहां वे भागकर शरण लिया करते थे। ये लोग इतने दुर्दांत थे कि दिल्ली के पश्चिमी दरवाजे को 4 बजे बंद कर दिया जाता था, अन्यथा वे लोग वहां महिलाओं के वस्त्रों और आभूषणों को लूटकर जंगलों में भाग जाते थे। इतना उनका आतंक था। दोआब के विद्रोह का दमन करते हुए बलबन ने वहां डाकुओं की लूटमार के कारण मंद हुए व्यापार को पुनर्जागृत किया और उन्हें बड़ी कठोरता से दंड देते हुए दोआब को कई खंडों में विभक्त कर दिया। इन खंडों में अफगान सैनिकों की छावनियां स्थापित की। रूहेल खंड में कटेहर में उत्पात आरंभ हो गया। बलबन स्वयं विशाल सेना लेकर कटेहर गया। उसने विद्रोहियों की बस्तियों में आग लगवाकर उन्हें नष्ट कर दिया, उनके स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना दिया। 9 वर्ष से अधिक अवस्था वाले लड़कों और पुरुषों की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी। इस भीषण नरमेध के उपरांत कटेहर का विद्रोह शांत हो गया। मंगोलों से संघर्ष करते हुए बलबन काफ़ी अनुभवी हो गया था। बलबन के लिए संभव नहीं था कि वह पंजाब से पूर्णतः मंगोलों को निश्चित कर सके, इसलिए उसने मंगोलों को व्यास रावी के दोआब में रोके रखने की व्यवस्था की। उसने लाहौर के दुर्ग की मुरम्मत करवाकर उसमें एक सुसज्जित सेना रख दी। 1271 में वह स्वयं लाहौर गया और अनेक किलों की मरम्मत करवाई जिन्हें मुगलों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। बलबन ने सीमांत प्रदेश को 3 भागों में विभक्त कर दिया। उन्हें प्रत्येक में एक भाग अधिकारी को नियुक्त किया। एक क्षेत्र में तातार खां को, दूसरे में शाहजदा मोहम्मद को और तीसरे में बुगरा खां या महमूद को नियुक्त किया। इन समस्त क्षेत्रों में चुने हुए सैनिक रखे गए। राजधानी में एक विशाल सेना सदैव विद्यमान रहती थी और बलबन स्वयं राजधानी नहीं छोड़ता था, मंगोलों के आक्रमण की रक्षा के कारण ही। बंगाल में एक बार बलबन ने दिल्ली छोड़ी थी, कारण कि 1279 में उसके बीमार पड़ने पर बंगाल में तुगलक खान ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की, अपने नाम की मुद्राएं चलवाईं और खुतबा भी पढ़वाया। बलबन ने तुगलक के विरुद्ध कई बार सेना भेजी, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में बलबन दिल्ली का प्रबंध कोतवाल फखरुद्दीन को सौंपकर अपने पुत्र बुगरा खां तथा एक विशाल सेना के साथ बंगाल के लिए चल दिया। लगभग 6 वर्ष के लगातार प्रयासों के बाद बलबन का लखनऊ पर अधिकार हो सका। तुगलक अपने कुछ साथियों के साथ जाज नगर के जंगलों में भाग गया। बड़ी खोज के बाद तुगलक को पकड़ा जा सका। उसे लखनऊ के बाजार में सरेआम उसके साथियों के साथ सूली पर लटकाया गया और उनके स्त्रियों और बच्चों को उनके बीच से गुजार कर उनकी दुर्दशा देखने के लिए विवश किया गया। लखनऊ में 3 दिन तक निरंतर हत्याकांड चलता रहा। लखनऊ के विद्रोह का दमन करने के बाद बलबन ने बंगाल का शासन प्रबंध अपने बुगरा खां को चेतावनी देते हुए सौंप दिया कि दुष्टों के कहने में आकर विद्रोह करेगा तो उसकी वही दशा होगी जो तुगलक की हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय से जो समस्याएं चली आ रही थीं उनको बलबन ने बड़ी निर्ममतापूर्वक ध्वस्त किया। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बलबन की शासन व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।